सोशल इन्फ्लुएंस पार्ट 2 यानी कंप्लायंस। कंफर्मिटी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक वो है कंप्लायंस। कंफर्मिटी और कंप्लायंस को पहले सोशल साइकोलॉजी में एक सिनोनिम्स के रूप में लिया जाता था, पर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी तो हम लोगों ने समझा या सोशल साइकोलॉजिस्ट ने और रिसर्चेस की, स्टडीज़ की, उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, सोशल कंफर्मिटी और सोशल कंप्लायंस बोथ आर डिफरेंट। एक माइनर सा डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंस है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब एक पर्सन सोशल नॉर्म्स को लर्न कर लेता है, उसकी स्टडी कर लेता है, तो वह स्वतः ही दूसरों के साथ डिज़ायर्ड बिहेवियर करता है और तब इस डिज़ायर्ड बिहेवियर को ही कंप्लायंस कहते हैं। ठीक है, जब एक पर्सन सोशल नॉर्म्स को लर्न कर लेता है तो वो अपने आप ही क्या करता है, डिज़ायर्ड बिहेवियर करता है और इस डिज़ायर्ड बिहेवियर को ही कंप्लायंस कहा गया है। डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में अगर हम देखें तो हमारी जो फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर है, हमारे फैमिलियर नोन लोग हैं, ठीक है, जिनको भी हम जानते हैं, तो हम उनकी रिक्वेस्ट का कंप्लायंस अनुपालन समय समय पे करते रहते हैं। भाई उन्होंने कोई भी रिक्वेस्ट की, साइकिल दे दो, मेरे घर में ताला लगा दो, ठीक है, मुझे पेंसिल दे दो, रबर दे दो, फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं, तो हम क्या करते हैं, अनुपालन करते रहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं। अपनी बात, अपनी मांग और अपना अनुरोध मनवाने के लिए एक व्यक्ति सीधे साधे ढंग से अपनी बात को रख सकता है और यह भी हो सकता है कि वह अपनी रिक्वेस्ट को क्या करे, कुछ मेथड्स या और टेक्निक्स के सहारे दूसरे के सामने प्रेजेंट करे। ठीक है, अगर हमें अपनी बात मनवानी है तो हो सकता है हम डायरेक्टली रख दें आपके सामने, और ये भी हो सकता है कि हम डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स का सहारा लें जिससे कि कंप्लायंस डेवलप हो जाए और आप हमारी बात को रिजेक्ट ना करो, अप्रूव कर दो। जब व्यक्ति के सामने डायरेक्टली रिक्वेस्ट की जाती है और जिसमें व्यक्ति क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार बिहेवियर करता है, तब ऐसे बिहेवियर को कंप्लायंस कहते हैं। कंफर्मिटी में सोशल प्रेशर इनडायरेक्ट होता है, जबकि कंप्लायंस में जो सोशल प्रेशर होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, कंफर्मिटी में जो सोशल प्रेशर है वो क्या है, इनडायरेक्ट है, और कंप्लायंस में जो सोशल प्रेशर होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो बेसिकली कंप्लायंस अ फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस in which individual change their behavior in response to direct requests from others। ठीक है, दूसरे व्यक्तियों की रिक्वेस्ट या निवेदन या अनुरोधों को हम अपनी डेली लाइफ में समय समय पर क्या करते रहते हैं, एक्सेप्ट करते ही रहते हैं। हमारे दोस्त, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे नेबर्स आए दिन हमसे कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट हमारे सामने डायरेक्ट फॉर्म में रखते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट को डायरेक्टली स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, ठीक है, बहुत सारी रिक्वेस्ट करते रहते हैं और करते हैं ना, तो उनकी रिक्वेस्ट मान भी ली जाती हैं। परिवार और जो हमारे नोन लोग होते हैं वो भी क्या, नोन लोग हों चाहे अननोन लोग हों, ठीक है, चाहे हम बाज़ार जाएं, वहाँ पे एक सेल्समैन भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या करता है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, कंप्लायंस यूज़ कर लेते हैं, भाई मान लेते हैं। कई बार डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में देखा गया है कि बहुत सी जो रिक्वेस्ट होती हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत सारी रिक्वेस्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, ऐसे इग्नोर कर देते हैं। एक व्यक्ति समाज में कुछ लोगों की जो रिक्वेस्ट है उनको तो एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं कुछ लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं भी करता है, रिजेक्ट कर देता है। जहाँ एक और कंप्लायंस रिलेटेड बिहेवियर सिंपल है, वहीं कंप्लायंस रिलेटेड बिहेवियर जटिल भी हो सकता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में देखा गया है कि लोगों की जो रिक्वेस्ट है या जो उनके निवेदन है, अगर उनको मान लिया जाए तो इसके लिए वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को यूज़ करता है। तो भाई वो अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव कराने के लिए किन चीज़ों का सहारा लेता है। देखो, आपको सबको पता है आप किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव कराने के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स हों, फैमिली हों, आपके नेबर हों, लेकिन टेक्निकल टर्म भी पता होना ज़रूरी है सोशल साइकोलॉजी में। अब क्या है, ठीक है, बैरन और बायरनी ने बताया था 3 तरह की टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। पहला है इंग्रेटिएशन, रेसिप्रोसिटी और मल्टीपल रिक्वेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं
इंग्रेटिएशन यानी कि चाटुकारिता की। ये एक ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें इंडिविजुअल्स यूज इन एन अटेम्प्ट टू मेक देमसेल्व्स लाइक अदर, मतलब कि इसमें व्यक्तियों द्वारा वह तकनीक प्रयोग में लाई जाती है जिसके द्वारा व्यक्ति यह प्रयास करता है कि दूसरे लोग उसे क्या करें, पसंद करें, लाइक करें, और इसको वो इसलिए अपनाता है ताकि अन्य व्यक्ति उसकी प्रशंसा करें, उसे अच्छा समझ सकें। ये भी देखा गया है स्टडीज़ में कि चाटुकारिता करने वाले व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति पसंद करने लगता है, और तब जो चाटुकारिता कर रहा है, बटरिंग कर रहा है, मस्केबाजी कर रहा है, तब वह व्यक्ति अपने अनुपालन के लिए यानी कंप्लाइंस के लिए प्रेजेंट कर देता है। जैसे ही आप उसको पसंद करने लगोगे वैसे ही वो अपनी रिक्वेस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, ठीक है। तो फिर जो पसंद कर रहा होता है वो क्या करता है, अप्रूव कर देता है, ठीक है। फिर हैं कुछ और चीज़ें हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसे चमचागिरी, मक्खनबाजी, मस्काबाजी जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी कह सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि आपके आसपास भी होते हैं, कई बार आपको भी करनी पड़ जाती है अपनी पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि जो चाटुकारिता है, इंग्रेटिएशन है, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट युक्तियाँ हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे वो क्या हो सकती हैं, चाटुकारिता व्यवहार को पहली युक्ति यह है कि चाटुकार जो व्यक्ति होता है अपने को इतना अट्रैक्टिव बना के दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है कि उसके अट्रैक्टिवनेस की वजह से दूसरा व्यक्ति के अंदर उसकी रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की चाहत इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक है। मतलब अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बना लेगा। फिर चाटुकार व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति के समान बनाकर दूसरे व्यक्ति में अपने लिए क्या करता है, लाइकेबलनेस डेवलप कर देता है। मतलब वो आपको अगर इम्प्रेस करना चाह रहा है, आपसे अपनी रिक्वेस्ट फुलफिल कराना चाह रहा है, तो अपने आप को आपके सिमिलर कि आपको आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स और उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स एक जैसी हैं तो वो इस तरह से प्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब सिमिलैरिटी मिलती है तो इंसान पसंद करने लगता है सामने वाले को। फिर है तीसरी जो मेथड हो सकता है इंग्रेटिएशन में, वो ये है कि चाटुकारिता व्यवहार की तीसरी युक्ति ये है कि चाटुकार व्यक्ति जिस व्यक्ति से काम निकलवाना चाहता है, जिसकी वह चाटुकारिता करना चाह रहा है, उस व्यक्ति के आगे पीछे हर समय लगा रहता है, जी हुजूरी करता रहता है। तो भारतीय समाज में, इंडियन जो सोसाइटी है उसमें से जी हुजूरी कहा भी गया है, बहुत पॉपुलर वर्ड है जी हुजूरी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज थी और ये इंग्रेटिएशन है। तो अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में समझ के लिखोगे एग्ज़ाम में तो अच्छे से कर पाओगे। चाटुकारिता का जो बिहेवियर है, उसकी जो सफलता है मुख्य रूप से इस बात पे निर्भर करती है कि चाटुकारिता करने वाला जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति से भी काम निकलवाना चाह रहा है, उस व्यक्ति का जो कॉग्निटिव और अफेक्टिव जो फॉर्म है उससे वह कितना प्रभावित कर लेता है, उसके सामने वाले के कॉग्निशन को, अफेक्टिवनेस को, यानी कि इसके इमोशंस को वो कितना इफ़ेक्ट कर पा रहा है। जब एक व्यक्ति चाटुकारिता व्यवहार से दूसरे के कॉग्निशन को और अफेक्टिव प्रोसेस को इफेक्ट कर देता है तो आसानी से वो काम भी निकलवा लेता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रेसिप्रोसिटी यानी कि पारस्परिकता। डेली लाइफ के बिहेवियर में हम ये देख सकते हैं कि एक व्यक्ति मोस्टली उन लोगों की सहायता करता है जो उस व्यक्ति की सहायता कर चुके होते हैं। मतलब गिवन मतलब लेना देना वाला एक्सचेंज चल रहा है, गिव एंड टेक। हाँ, यह भी देखा गया है कि एक व्यक्ति दूसरे की सहायता कभी कभी इसलिए भी करता है कि भविष्य में, इन फ्यूचर में दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता करेगा, इस सोच से करते हैं। हम देखते हैं ना, हम लोग कई बार लड़ाई भी हम लोग किस लिए होती है, अरे मैंने तो तुम्हारी हेल्प की थी, तुमने नहीं की, ठीक है। तो उसने जब हेल्प की थी तो ये सोच लिया होगा ना कि भविष्य में ये भी मेरी हेल्प करेगा। इस प्रकार की जो पारस्परिकता यानी कि सहायता होती है, इस तरह के सोशल एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोसिटी, ठीक है। फिर है ये जो सोशल नॉर्म है, इंडिकेटिंग दैट वी शुड रिटर्न फेवर, कि हम जो फेवर किया गया है उसको रिटर्न करेंगे, एंड अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय अदर पर्सन, जो भी बेनिफिट या जो भी फेवर किया गया एक इंसान के द्वारा, हम फ्यूचर में उसके दिए गए बेनिफिट को और फेवर को रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये क्या है, रेसिप्रोसिटी को इंक्रीज करती, इन्हेंस करती हैं। जैसे कि जो रेसिप्रोसिटी बिहेवियर के कारण ही आज हम क्या करते हैं, आपका बर्थडे होगा तो हम गिफ्ट देंगे, मैरिज ओकेज़न होगा तो तब हम गिफ्ट देंगे, या कुछ
पैसे देते हैं एनवलप में रख के, है ना। तो उपहार देने के समय दो ही उद्देश्य होते हैं। पहला यह है कि जिनमें हमें उपहार प्राप्त हो चुका है, ऐसे अवसरों पे हम स्वयं भी उनको उपहार देते हैं। जिन्होंने हमें दिया था हमारे ओकेज़न पे, हमारे बर्थडे पे, मैरिज पे, तो उनको हम देंगे। दूसरे ऐसे अवसरों पर हम उपहार इसलिए भी देते हैं कि ऐसे अवसर आने पे दूसरे भी हमें उपहार देंगे, ठीक है। फिर है पारस्परिकता का जो व्यवहार है, एक तरीके से क्या है, एक्सचेंज बिहेवियर है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं। तो इसको करने के कुछ कारण हैं, ठीक है। ये जो रेसिप्रोसिटी बिहेवियर है कुछ वजह से इफेक्टेड होता है। वो कौन सी वजह हैं? रेसिप्रोसिटी बिहेवियर जो है उसको प्रभावित करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है मीन्स, यानी कि साधन। मीन्स यानी कि साधन संपन्न व्यक्तियों में ही उपहार देने लेने का पारस्परिक व्यवहार यानी कि रेसिप्रोसिटी बिहेवियर अधिक दिखाई देता है। भाई आपके पास बहुत पैसा है तभी तो आप दे ले रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। ये भी देखा गया है कि साधनों के अभाव में ये इस प्रकार का व्यवहार उत्पन्न नहीं होगा। जब होगा आपके पास, आप बहुत फुलफिल हो, बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, तभी तो आप ले दे रहे हो, ठीक है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है मीन्स का। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटी बिहेवियर को प्रभावित करने वाला जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो है कॉस्ट। यह देखा गया है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कम लागत का या कम कॉस्ट का उपहार देता है तब बदले में दूसरे व्यक्ति में भी उपहार पाने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है किसने तो मुझे इतना ही दिया तो फिर मैं क्या ही जाऊंगा इसके यहाँ, क्या ही दूंगा, ठीक है। या तो इंसान दे देता है उसको उसी सेम कॉस्ट का, या तो नहीं देता है। फिर है रेसिप्रोसिटी बिहेवियर को प्रभावित करने वाला जो तीसरा फैक्टर है वो है पारस्परिकता की भूमिका करने वाले व्यक्ति की विचारधारा। आपकी थॉट या व्यू पॉइंट कैसा है। एक व्यक्ति जितने ही अच्छे भावों से या विचारों के साथ जितनी ही अच्छी, ठीक है, सहृदयता यानी कि अच्छे हृदय से दूसरों को उपहार देता है, बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपहार पाने की संभावना अधिक बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपका उपहार देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये भी बताया गया है कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने डाउन टू अर्थ होके सामने वाले को उपहार दे रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप लेके गए बहुत बड़ा उपहार और ऊपर से मतलब अपना मैं तो ये लेके आया वो लेके आया, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप इस तरह से टॉन्टिंग करोगे तो रेसिप्रोसिटी का जो बिहेवियर है वो कम हो जाएगा इन फ्यूचर। लेकिन आप अगर डाउन टू अर्थ होके अच्छे दिल से एक बहुत महंगा भी गिफ्ट दे रहे हो तो रेसिप्रोसिटी बिहेवियर इन्हेंस हो जाएगा। फिर रेसिप्रोसिटी बिहेवियर को प्रभावित करने वाला जो फोर्थ फैक्टर है वो है रेसिप्रोसिटी की भूमिका करने वाले व्यक्ति की इच्छा और अनिच्छा। आपकी विलिंगनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है, आप कितनी इच्छा से, विलिंगनेस से ये बिहेवियर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति को दूसरे में एक्सपेक्टेड बेनिफिट दिखाई देता है तब उस व्यक्ति के प्रति उसमें रेसिप्रोसिटी बिहेवियर करने की जो कैपेबिलिटी है या उत्सुकता है बढ़ जाती है और वो रेसिप्रोसिटी बिहेवियर करता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है हमारी मल्टीपल रिक्वेस्ट की। बहुत ही अच्छी मज़ेदार टेक्निक्स हैं इसमें। इसको हम कहते हैं बहु अनुरोध। दैनिक जीवन के अनुभवों में हमसे लोग एक भी अनुरोध करते हैं और अनेक भी अनुरोध कर सकते हैं। आप भाई हमसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ कई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और ये जो रिक्वेस्ट है इसका जो क्रम है वो ऐसे ही चलता रहता है। साथ साथ जब हम छोटे रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं तो कुछ लोग हमसे फिर बड़े रिक्वेस्ट भी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई इसने हमारी ये रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी थी, अब हमारी बड़ी रिक्वेस्ट भी अप्रूव कर देगा। तो अनुरोध करने की कुछ विशेष टेक्निक्स हैं, जानते हैं आज कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं, यूज़ करते हो आप सभी लोग, ठीक है। पहली टेक्निक है द फुट इन द डोर टेक्निक, ठीक है। मतलब कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना या उंगली पकड़कर बाह पकड़ना। ये हमारे इंडियन सोसाइटी में जो कहावतें चली हैं उसी के बेस पे बनी हैं। ये कहावत ही नहीं है बल्कि ये टेक्निक है जिसकी सहायता से लोग बड़े से बड़ा काम कराने में सफल हो जाते हैं। इस टेक्निक में जो अनुरोध करता होता है पहले छोटे कार्य करने के लिए दूसरे व्यक्ति से आग्रह करता है। पहले कहेगा बस इतना छोटा सा काम कर दीजिए, छोटी सी रिक्वेस्ट प्रेजेंट करेगा। फिर जैसे ही व्यक्ति उसका छोटा सा कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो वैसे ही बड़े कार्य करने के लिए अनुरोध करने लगता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, जो छोटे कार्य की जो स्वीकृति थी बड़े कार्य की स्वीकृति का आधार बनी।
ठीक है भाई, कई बार होता है ना, आपसे किसी ने कहा कि भाई आपके पास वो है इरेज़र, आपने कहा हाँ बिल्कुल इरेज़र है, तो आपने कहा कि इरेज़र दे दी उसने, तो आपने कहा अच्छा ठीक है, आपने होमवर्क किया है? तो हाँ होमवर्क किया है, होमवर्क दे दीजिए। तो भाई फिर इंसान को देना ही पड़ जाता है, एक रिक्वेस्ट मानी तो दूसरी भी मान लेता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं द फुट इन द डोर टेक्निक। इसमें बहुत सारी मैंने चीज़ें लिख रखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हो, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। फिर है द डोर इन द फेस टेक्निक, यानी कि बाँह पकड़कर उंगली पकड़ना। इस टेक्निक में जो गोल डायरेक्टेड पर्सन होता है, जो हमारा टारगेटेड पर्सन होता है, उसके सामने जो अनुरोध करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है, एप्लीकेंट है, पहले किसी बड़े कार्य को करने के लिए अनुरोध करता है। पहले, अब देखो इसमें उल्टा हो गया, उसमें पहले छोटा रिक्वेस्ट की थी, फिर बड़ी रिक्वेस्ट की। इसमें क्या करेगा, पहले बड़ी रिक्वेस्ट करेगा, फिर छोटी रिक्वेस्ट करेगा। तो टारगेटेड पर्सन से पहले जो अनुरोध करता होता है, पहले बड़ी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। जब वो बड़ी रिक्वेस्ट कहता है कि भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास नहीं है, बड़ी रिक्वेस्ट को जब वो डिनाई कर देता है, तो वो उससे कहता है अच्छा ठीक है 1,000 ही दे दीजिए। तो फिर वो उसके सामने इतनी बड़ी रिक्वेस्ट जब वो फुलफिल नहीं कर सकता, तो वो छोटी रिक्वेस्ट ही मान जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़ी रिक्वेस्ट है वो छोटी रिक्वेस्ट का आधार बनती है। फिर है नेक्स्ट है हमारी लॉ बॉल टेक्निक। ये भी बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अनुपालन यानी कंप्लाइंस कराने की तथा अनुनय करने की यह टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो अनुरोध करता है अपनी रिक्वेस्ट को धीरे 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 बढ़ाता रहता है और अपनी बात को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह प्रेजेंट करता है कि वो इसका एक बड़ा काम बन जाता है। ठीक है, मतलब कि इसे एक कहा गया लॉ बॉल, छल छद्म, मतलब कि एक तरीके से हमने क्या किया, छल किया सामने वाले इंसान के साथ। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि आपके पास इरेज़र है, आपने कहा हाँ है इरेज़र, फिर हमने कहा ठीक है थैंक यू सो मच, इरेज़र वापस कर दी। आपके पास क्या पेंसिल होगी, उसने कहा हाँ पेंसिल है, आपने पेंसिल भी ले ली। फिर पेंसिल वापस करके आपने कहा पेन होगा, थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा ही चाहिए, बस थोड़ा सा एक टिक लगाना है। पेन दे दिया, आपने पूरा अच्छे से काम किया, फिर वापस किया। अच्छा वो कल का होमवर्क कर लिया था आपने? हाँ कर लिया था, दे देना, बस मुझे चेक करना है कर पाया मैं कि नहीं। तो ऐसे धीमे धीमे करके आपने क्या किया, अपनी रिक्वेस्ट को बढ़ाया, छोटे से लेके बड़ा करते गए अपनी रिक्वेस्ट को, है ना। तो इससे क्या कहते हैं, लॉ बॉल टेक्निक, मतलब कि जब आप अपनी रिक्वेस्ट को धीमे धीमे करके बढ़ाते जाएं और आपका बड़ा काम पूरा हो जाए, तो इसे कहते हैं लॉ बॉल टेक्निक। इसको सोशल साइकोलॉजिस्ट ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से और एक अच्छा एग्जाम्पल से समझाया था, जिसमें एक टीवी विक्रेता 10,000 मूल्य की टीवी को 9,700 रुपये में बेचने के लिए टारगेट पर्सन से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। जब वह देखता है कि इस कीमत पर जो टारगेटेड व्यक्ति है टीवी खरीदने को तैयार हो गया है, तो वह कहता है कि एंटीना ले लीजिए, फिटिंग ले लीजिए या केबल ले लीजिए, है ना। आजकल तो बहुत सारे पैकेज भी आने लगे हैं, आपको ये भी फ्री मिलेगा वो भी फ्री मिलेगा, और 1 साल तक वारंटी आप एक्सटेंड करा सकते हैं। तो वो इसमें 400 रुपये बढ़ा देता है। तो अब भाई 9,700 रुपये में तो इंसान तैयार हो गया था, है ना। अब उसने क्या किया, 10,100 रुपये में बेचने के लिए उसको कंप्लीट कर दिया कि भाई 400 रुपये बढ़ा के 10,100 रुपये की हुई है भाई आपकी टीवी। पहले तो आपने छोटी चीज़, छोटी रिक्वेस्ट की, धीमे 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 आपने एंटीना की का अलग बताया, फिटिंग का अलग बताया, ठीक है, टीवी का अलग बताया। ये पुराना एग्जाम्पल है इसलिए 10,100 रुपये है, वरना आजकल तो भाई 70-80 1 लाख तक पहुंच जाता है ना। तो ये सब जो है ये टेक्निक्स थी, 3 तरह की, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक्स थी। फिर है, अगर हम कंप्लाइंस की लिमिटेशंस देखें तो बहुत सारी कंप्लाइंस की लिमिटेशंस बताई थी सोशल साइकोलॉजिस्ट में, जिसकी वजह से हम कंप्लाइंस को रोकते हैं या उस पर एक लिमिट लगा देते हैं। पहला है ओवर जस्टिफिकेशन। ओवर जस्टिफिकेशन यानी कि अतिशय औचित्यकरण। जो पोलक थे उन्होंने इस पर स्टडी किया था, उन्होंने बताया था कि जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए अधिक ओवर जस्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें कंप्लाइंस के प्रति एक तरीके की रिजिडनेस या लिमिटेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जब तक उससे बहुत ही इजीली रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते रहते तब तक तो वो कंप्लाइंस करता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे ओवर जस्टिफिकेशन देना पड़ जाता है तो वो क्या करता है, कंप्लाइंस का बिहेवियर करना बंद कर देता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा
रिएक्टेंस इन्फ्लुएंस यानी कि प्रतिघात प्रभाव, इस पे सबसे पहले ब्रैहम ने काम किया था। ब्रैहम ने कहा था कि जब व्यक्ति की जो फ्रीडम है उस पे हम क्या करें, आघात करते हैं, फ्रीडम को बाउंडेड कर दें और उसी कंप्लाइंस के लिए कि आपको कंप्लाइंसफुल बिहेवियर करना ही करना है, तब कंप्लाइंस की जो बाध्यता है, रिएक्टेंस है, ठीक है, वो क्या होती हैं, जो कंप्लाइंस है वो क्या करता है कि रिएक्टेंस की वजह से लिमिटेड हो जाती हैं, तब हमारे अंदर उसके प्रति एक तरीके से अवर्जन डेवलप हो जाता है, मतलब कि उसके अपोजिशन में एक ऐसा इमोशन डेवलप होता है जो अवर्सिव होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी अनुरोध का अनुपालन ना करके अनुरोध के विपरीत व्यवहार करता है तो व्यवहार प्रतिघात प्रभाव कहलाता है। ठीक है, हमने कोई रिक्वेस्ट की और कंप्लाइंसफुल बिहेवियर ना करके उसके अपोजिट बिहेवियर किया तो इससे रिएक्टेंस इन्फ्लुएंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्टेंस इन्फ्लुएंस को ही ब्रैहम ने बताया है कि ऐसा व्यक्ति ये विचार करता है कि किसी अनुरोध विशेष के अनुपालन के लिए अनेक विकल्प हैं और व्यक्ति को इनमें से किसी को भी चुनने की क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और इस फ्रीडम को कोई भी व्यक्ति छोड़ना या खोना नहीं चाहता। इसी कारण से जो अनुरोध होती है उसको वो स्वीकार ना करके अनुरोध के विपरीत, मतलब आपने उससे कुछ मांगा तो वो नहीं देगा, ठीक है, तो अनुरोध के विपरीत व्यवहार करता है, इसी को कहा गया है रिएक्टेंस इन्फ्लुएंस। ये रिएक्टेंस इन्फ्लुएंस का पूरा फॉर्म वो है ब्रैहम का व्यू जो मैंने लिखा था। तो अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने रिवीजन 2-3 बार करा दिया है, ये मैंने आप लोग की एग्ज़ाम के लिए और दे दिया है कि बाई चांस अगर लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो आप यहाँ से सुन लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच बच्चों।